हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग मेज़रमेंट ऑफ डीसी रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की बात करेंगे। यानी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को हम लोग क्यों मेज़र करते हैं, फर्स्ट बात हम लोग। सेकंड, इसके अंदर जानेंगे कि डीसी रेसिस्टेंस की बात क्यों करते हैं, एसी रेसिस्टेंस की बात क्यों नहीं करते हैं। थर्ड, हम लोग डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, यानी अलग अलग क्या क्या मेथड हो सकता है रेसिस्टेंस को कैलकुलेट के लिए। और चौथी बात हम लोग आज करेंगे कि हमारे पास यदि हमारा वाइंडिंग के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो उस समय हम लोग वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत आसान है और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ये सारी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर यह है कि हम लोग रेसिस्टेंस चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसफार्मर के लिए, चूँकि अभी ट्रांसफार्मर के रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं और दूसरा कोई इक्विपमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास रेसिस्टेंस का हमारे पास कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में भी हमारे पास रेसिस्टेंस कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो वाइंडिंग बंधी होती है, यदि इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसके अंदर हमारे पास इसका कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। ये कॉपर लॉस बढ़ गया, इसका मतलब हमारी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, पुअर इफ़िशियंसी मिलेगी, हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन भी पुअर मिलेगा। और इसके अंदर हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा होगा, और हीट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अगर इंसुलेशन लगा हुआ होगा तो ये इंसुलेशन हमारा डैमेज हो जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से ट्रांसफार्मर का जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का रेसिस्टेंस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा रेसिस्टेंस की वजह से ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी डिपेंड करती है, ट्रांसफार्मर का लाइफ डिपेंड करता है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है। तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए रेसिस्टेंस कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास BIS, हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमको कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू बताई है और वो रेसिस्टेंस हमारा मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए। यदि किसी डिज़ाइन ट्रांसफार्मर का हमने डिज़ाइन किया और उसका BIS के अनुसार डिज़ाइन वैल्यू के अंदर हमारा रेसिस्टेंस की कुछ वैल्यू दी हुई है, 2 ओम मान के चलते दिया हुआ है, और हमने जब अपने ट्रांसफार्मर के रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया तो हमारा 5 ओम आ गया। तो इसका मतलब जो BIS का डाटा दिया हुआ है, रूल बनाया हुआ है, वो हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अपने ट्रांसफार्मर के अंदर फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेसिस्टेंस है वो BIS के अनुसार हो जाए। तो हमारा जो डिज़ाइन वैल्यू होता है और जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस हमारा आने के बाद भी हमारा BIS के अंतर्गत रहे, उसके लिए हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेशन की बात करते हैं। ये फर्स्ट चीज़ हो गया कि हम लोग रेसिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करते हैं। सेकंड चीज़, हम लोग DC रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की बात करते हैं। हालांकि हमारा ट्रांसफार्मर AC पर काम करता है, लेकिन जो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम लोग DC रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हम लोग इस वाइंडिंग के अंदर AC रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, AC सप्लाई देना होगा। लेकिन हम लोग DC रेसिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, DC सप्लाई दे रहे हैं हर जगह हम लोग। तो DC सप्लाई देने से क्या फ़ायदा हुआ कि इसके अंदर हमारा स्किन इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर वही आप AC सप्लाई देंगे और AC करंट फ्लो होगा तो हमारा क्या होगा, वाइंडिंग के अंदर स्किन इफेक्ट होगा। और स्किन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो ओवरऑल कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास घट जाएगा। हमारा R का फॉर्मूला होता है ρL/A। यानी स्किन इफेक्ट में क्या होता है, स्किन इफेक्ट में हमारे पास ओवरऑल कंडक्टर यूज नहीं हो पाता है, केवल सरफेस के अंदर हमारे पास करंट फ्लो होता है। तो जो इफेक्टिव एरिया ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे आपका एरिया रिड्यूस हुआ तो उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी आप इसके अंदर यदि हमारे पास AC सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ पर जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी वाइंडिंग की वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, वहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर स्किन इफेक्ट आपका प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप DC सप्लाई देकर रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वाइंडिंग का, तो अब जो आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वाइंडिंग की वो एक्चुअल वैल्यू होगी, और ये हम लोग यानी स्किन इफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का भी अगर हमको कैलकुलेशन करना है रेसिस्टेंस का, तो हम लोग DC सप्लाई देकर ही क्या करते हैं, हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सेकंड चीज़।
थर्ड, अब डिफरेंट मेथड की बात करेंगे, यानी डिफरेंट मेथड क्या क्या हो सकता है रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे आसान मेथड जो होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, वो आपका एमीटर वोल्ट मीटर मेथड होता है, जिसके अंदर हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो उसी चीज़ का डायग्राम हमने बनाया हुआ है। तो ये आपका जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया है और इसके अंदर हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेशन कर रहे हैं। रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, लो वोल्टेज इधर से डीसी सप्लाई दे दिया है, यहाँ पर हमने 2 वे स्विच लगाया हुआ है, ये स्विच आपका ऑपरेट होगा और यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी। यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है दोनों साइड, हम लोग फ्यूज प्रोटेक्शन पर्पस के लिए लगाए हुए हैं। इसके बाद वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं, या इसको आप रियोस्टेट भी कर सकते हैं, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं और उसके अनुसार करंट फ्लो करा सकते हैं। तो रियोस्टेट लगा हुआ है और इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है इसके सीरीज में एमीटर लगाए हुए हैं करंट कैलकुलेशन के लिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है एमीटर लगा हुआ, और साथ में जितना हमारा वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उस वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए हम लोग वाइंडिंग के क्रॉस पैरेलल के अंदर वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। तो एमीटर से हम लोग क्या करेंगे, करंट की रीडिंग को नोट कर लेंगे और वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज की रीडिंग को नोट कर लेंगे। और हमारा जब हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग मिल जाएगी तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से बहुत आसानी के साथ हम लोग इस प्राइमरी वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सेकेंडरी साइड के ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सेम प्रोसीजर आपको सेकेंडरी साइड करना होगा, यानी सेकेंडरी साइड आप डीसी सप्लाई वोल्टेज देंगे और फिर वहां पर एमीटर वोल्ट मीटर लगाकर सेम प्रोसीजर के माध्यम से आप सेकेंडरी वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आपका एमीटर वोल्ट मीटर मेथड बहुत सिंपल है जिसकी सहायता से आप रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये सिंगल फेज डायग्राम है, सिंगल फेज एक कनेक्शन दिखाया हुआ है ट्रांसफार्मर का, और सिमिलरली एमीटर वोल्ट मीटर हम लोग 3 फेज के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन दिखाया हुआ है जिसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एक फेज के ही वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली सेकंड फेज या थर्ड फेज की वाइंडिंग की रेसिस्टेंस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से। ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, बाकी सारा चीज़ सेम है। यहाँ पर भी हम लोग एमीटर लगा दिया सीरीज में और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, और इस वाइंडिंग के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप और करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम मेथड के माध्यम से रेसिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, और सिमिलरली आपका स्टार कनेक्शन के अंदर भी हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर का मेथड की सहायता से रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एमीटर लगाया हुआ है सीरीज के अंदर और वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और इसकी सहायता से 2 वाइंडिंग का हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान के चलिए हमारा आर फेज है और बी फेज है, इसके क्रॉस लगाए तो ये आपस में क्या है, एक दूसरा सीरीज में है। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस टोटल होगा वो 2R हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस क्या है सीरीज में, तो डबल हो जाएगा रेसिस्टेंस की वैल्यू। और वोल्ट मीटर की रीडिंग को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और एमीटर की रीडिंग को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से आपका रेसिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी साइड से कैलकुलेशन हुआ। सिमिलरली आप सेकेंडरी साइड का भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये पहला मेथड है जिसकी सहायता से आप क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर पा रहे हैं एमीटर वोल्ट मीटर की सहायता से। और सिमिलरली और ज़्यादा आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए और ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वाइंडिंग के, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड जो है हमारा यूज़ करते हैं। वो मेथड क्या है, इफ़ वेरी एक्यूरेट रिजल्ट आर रिक्वायर्ड देन केल्विन ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड इम्प्लाइड, यानी केल्विन ब्रिज या केल्विन डबल ब्रिज होता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन ये दोनों मेथड के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हम होप करते हैं कि आप लोग ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज एंड केल्विन ब्रिज इंडक्शन मोटर के केस में, यानी थर्ड यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसीलिए इसको डिटेल के अंदर बात नहीं करें। अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है। एक और चीज़ हम लोग रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, ये आप देख ली, यदि हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू रेसिस्टेंस के ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाए तो उस समय हम लोग रेसिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है।
द रेसिस्टेंस एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज फाउंड एज फॉलो, यानी जिस टेम्परेचर पे भी आप चाहें या टेस्ट करने के बाद आपका टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस समय आप रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के सहायता से। तो क्या क्या चीज़ है, R2/R1 T2 + 234.5 T1 + 234.5, ये T2 T1 और R2 R1 क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है वेयर T2 क्या है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग एट एंड ऑफ टेस्ट, यानी जब टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो टेस्ट जब आप कर रहे हैं रेसिस्टेंस का तो कुछ समय लगेगा, 15 मिनट आधा घंटा, तो आधा घंटा तक आप क्या किए हुए हैं, सप्लाई यहाँ पर दिए हुए हैं, उतनी देर में क्या हो जाएगा, इस वाइंडिंग की रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आप सप्लाई दे रहे हैं यानी करंट फ्लो हो रहा है, तो I²RT जूल्स लॉ के नियम के हिसाब से आपकी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसी वाइंडिंग के अंदर हीट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ तो फिर रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर जाएगी। तो उस रेसिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो T2 आपका क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग एट एंड ऑफ टेस्ट, यानी जब टेस्ट आप कर चुके हैं, यानी 15 मिनट आधा घंटा के बाद आपकी टेम्परेचर कितना है वो T2 से डिपेंड करता है, और T1 क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग कोल्ड यानी ठंडा एट बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट, यानी जब टेस्ट आप शुरू कर रहे हैं उस समय, यानी अभी आपने कोई करंट सप्लाई नहीं किया है, कोई अपना वोल्टेज सप्लाई नहीं किया है, तो उस समय क्या है आपकी वाइंडिंग ठंडी है क्योंकि उसके अंदर कोई सप्लाई फ्लो नहीं हो रहा है। तो मान के चलिए नॉर्मल केस में नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो आपका कोल्ड स्टेज कहलाएगा, यानी अभी आपका कोई सप्लाई नहीं है, तो उस समय का जो टेम्परेचर है T1 से डिनोट करेंगे, और R2 क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग एट द एंड ऑफ टेस्ट, यानी आप जब टेस्ट कर चुके हैं, यानी आपके टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो उस समय रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उसको हम R2 से डिनोट करेंगे। और R1 क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, यानी ठंडा आपका कोल्ड स्टेज जहां पर आपने सप्लाई नहीं दिया था, उस समय का जो रेसिस्टेंस है उसको R1 से डिनोट करेंगे। तो यदि आपको किसी रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे फाउंड करना है, मान के चलिए आपने टेस्ट किया और आपका टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आप 50 डिग्री लिखेंगे + 234.5, और आपका इनिशियल स्टेज में आपका टेम्परेचर कितना था वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मान के चलते हैं हमारा 25 डिग्री होता है नॉर्मल टेम्परेचर, और यहाँ पर 234.5, और रेसिस्टेंस हमको मेन ये कैलकुलेट करना R2। R1 की वैल्यू मान के चलिए पहले 2 ओम था इनिशियल स्टेज के अंदर, तो 2 ओम लिख दिया और सारे चीज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर जब आप टेस्ट कर चुके हैं, टेम्परेचर वाइंडिंग का बढ़ चुका है, तो उस समय रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये R2 आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्या क्या किस तरह से रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।